हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स की रिवीजन। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जैसे कि आपको पता है अभी तक हमारे 3 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। सैलरी हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है, रेजिडेंशियल स्टेटस हो चुका है। अब मैं आपको बेसिक्स जो सोर्सेज हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, प्लस रेट्स ऑफ टैक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट्स ऑफ टैक्स, उसकी मैं आपको रिवीजन करवाने जा रहा हूं 100% चार्ज करके। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैसे कि आपको बताया इनकम टैक्स एक्ट 1961 सबसे पहले कम्स इनटू द फोर्स कब आया, 1/4/1962 को। इसके कुल मिला के इनकम टैक्स में हमारे कितने सेक्शन है, 298 सेक्शंस हैं, 14 स्केड्यूल्स हैं, 14 स्केड्यूल्स हैं और 298 सेक्शंस हैं। और अगर हम इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, मतलब चेंजेस करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली एक्ट में नहीं होंगी, वो किसके थ्रू होंगी, फाइनेंस एक्ट के थ्रू होंगी। उसके बाद इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, मतलब स्कोप क्या होता है इनकम टैक्स का। इसमें हम डिटर्मिनेशन करते हैं टैक्सेबल इनकम की, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, अपील्स, है ना, और पेनल्टीज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें हम क्या क्या होता है, कितने सेक्शंस हैं और क्या क्या काम होता है। उसके बाद आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट एक्चुअली में किस लिए होता है, फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट के लिए होता है। फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट मतलब जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट होती हैं, चेंजेस होती हैं, वो थ्रू किसके होते हैं, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट आपको पता है हर साल एक फाइनेंस बिल पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास होता है और बिल पेश होता है और इसके ऊपर डिस्कशन होती है। डिस्कशन होने पर ये बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद जो है वो किसके पास जाता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। उनकी असेंट के बाद ये बिल, फाइनेंस बिल बिकम, इट विल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, अब इसमें अमेंडमेंट जैसे मैंने आपको बोला, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम वगैरह में अमेंडमेंट होती है थ्रू फाइनेंस एक्ट। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में प्रपोज्ड पॉलिसी होती है और पार्ट बी में डिटेल टैक्स पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, और जो रेट ऑफ टैक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एक्चुअली में एमसीक्यू के लिए। जो रेट ऑफ टैक्स है वो अब हम सोचते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी है, नहीं। रेट्स ऑफ टैक्स जो है वो फाइनेंस एक्ट के पार्ट 1, शेड्यूल 1 में, सॉरी, शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट में मेंशन है, शेड्यूल 1 में। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे रेट्स ऑफ टैक्स के। ठीक है, अब उसके बाद आता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962 रूल्स कहते हैं सीबीडीटी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। 2 होती हैं, आपको पता है, एक सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट गवर्निंग बॉडी, एक सीबीडीटी, एक सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम। ठीक है, सीबीडीटी जो है वो समय रूल्स बनाती है, कहते हैं सीबीडीटी फ्रेम करती है रूल्स टाइम टू टाइम। और इसका पर्पस, उसका पर्पस क्या होता है रूल्स बनाने का, रूल बनाने का पर्पस जो होता है वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। कहते हैं अब इनकम टैक्स रूल्स में होता क्या है, आपको पता है कोई भी रूल्स होते हैं जो एक्ट की मदद के लिए बनाए जाते हैं। इसमें एक्चुअली में फॉर्म्स, प्रोसीजर्स होते हैं, मेनली फॉर्म्स और प्रोसीजर होते हैं। यहाँ पर भी इनकम टैक्स रूल्स 1962 में इसमें सभी फॉर्म्स, प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स, जो प्रक्विजिट्स वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी जो वैल्यूएशन है वो इनकम टैक्स रूल्स 1962 में ही मेंशन है। ठीक है, ये हो गया रूल्स। उसके बाद सर्कुलर और नोटिफिकेशंस। सर्कुलर और नोटिफिकेशन क्या होता है, सीबीडीटी कहते हैं समय समय पर सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी करता है। किस लिए, टू क्लैरिफाई द डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए सीबीडीटी समय समय पर सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी करता रहता है। ठीक है, और किस लिए, क्लैरिफाई द डाउट। ठीक है, और किसके ऊपर बाइंडिंग होता है, ये एओ के ऊपर बाइंडिंग होता है, नॉट ऑन असेसी एंड कोर्ट। एक चीज याद रखना, जो ये सर्कुलर नोटिफिकेशन है ये बाइंडिंग किसके ऊपर होंगे, एओ के ऊपर, ना कि एसएससी और कोर्ट के ऊपर। ठीक है, हाँ, ये गाइडेंस का काम जरूर करते हैं सभी के लिए, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो इनके एओ है ना, कोई भी, सभी के लिए गाइडेंस का काम जरूर करते हैं नोटिफिकेशन और सर्कुलर। और जो एक्चुअली में हमारी सर्कुलर या नोटिफिकेशन है वो कभी भी कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजन नहीं होगा, मतलब प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं। ऐसा नहीं हो सकता आपने बिल पेश किया और बाद में नोटिफिकेशन निकाल के उसमें चेंजेस कर दिए, नहीं, वो अगेंस्ट नहीं हो सकता कभी भी प्रोविजन के।
ठीक है। उसके बाद रेट्स ऑफ टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो रेट्स ऑफ टैक्स हैं वो कहाँ पे मेंशन है, शेड्यूल 1 में फाइनेंस एक्ट के। शेड्यूल 1 के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1 2 3। पार्ट 1 2 3। पार्ट 1 में रेट्स ऑफ टैक्स दिए गए हैं कि भाई किस 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 एसएससी को क्या क्या रेट्स ऑफ टैक्स, कौन कौन सी इनकम पे क्या क्या रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है। ठीक है। रेट पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, टीडीएस के रेट दिए हुए हैं। टीडीएस के रेट दिए हुए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये क्या रेट्स होंगे वो पार्ट 2 में दिए गए हैं। और पार्ट 3 में सैलरी के ऊपर टीडीएस, उसका रेट दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना है टीडीएस, प्लस एडवांस टैक्स के रेट्स, ये हमारे दिए हुए हैं कहां पर, पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट। याद रखिएगा, पार्ट 1 2 3 3 पार्ट हैं इनकम टैक्स के रेट्स के लिए, ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सोर्सेज हो गए जी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर, सारी आपको पता है रिवीजन के थ्रू नहीं करवाई जा सकती, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम डेफिनेशन में करवा पाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही जबरदस्त हेल्प मिले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और बच्चों शेयर जरूर करिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी कम्युनिटी के अपने स्टूडेंट सर्कल में है, ठीक है, उन सभी के साथ शेयर करिए, जिससे क्या है मैक्सिमम बच्चे एडवांटेज ले सकें, और मेरी जो मेहनत है मेरे को और मोटिवेशन मिले, हमारे को और मोटिवेशन मिले, हम क्या है आपके लिए इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट है वो आपके लिए बना सकें। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, पर्सन में इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, है ना, ये सब आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटी, ये सब कुछ इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है पर्सन, देन क्या होता है असेसी। असेसी क्या है, असेसी बहुत सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हो, एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई भी पर्सन, पर्सन अभी हमने पढ़ लिया, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करता है, वो क्या है असेसी है। नंबर 2 नंबर 2 कोई भी पर्सन, कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, एवरी पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड। ठीक है, प्रोसीडिंग किस चीज की, वैल्यूएशन और टैक्स असेसमेंट की लगा लो, टैक्सेबल इनकम की लगा लो, ठीक है, कोई टैक्स रिफंड की लगा लीजिए, ठीक है, लॉस असेसमेंट की लगा लीजिए, या इनके बिहाफ पे किसी से, असेसी के बिहाफ पे किसी की टैक्सेबल इनकम असेस करने की, ठीक है, टैक्स असेसमेंट की, या फिर लॉस असेसमेंट की, या फिर रिफंड की। ठीक है, तो असेसी वो पर्सन असेसी माना जाएगा। ठीक है जी, नंबर 1 जो पर्सन इनकम टैक्स पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, पेनल्टी पे करता है, वो क्या है असेसी हो जाएगा। दूसरा कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है। तीसरा डीम्ड असेसी, चौथा असेसी इन डिफॉल्ट। ये 4 केसेस असेसी के हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स हैं असेसी डिटरमाइन करने के कि हाँ एक पर्सन असेसी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद डीम्ड असेसी क्या है, डीम्ड असेसी, डीम्ड असेसी एक्चुअली में असेसी तो है नहीं, बट उसको क्यों माना जा रहा है असेसी। अब पहला है ट्रस्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट का ट्रस्टी है वो डीम्ड असेसी माना जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन, किसी बंदे की पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के प्रीवियस ईयर के दौरान डेथ हो जाती है, तो वो क्या माना जाता है, वो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिस बंदे की डेथ हुई उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डीम्ड असेसी हो जाएगा। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव असेसी ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो हिंदुस्तान में है, वो डीम्ड असेसी माना जाए। नंबर 4 लीगल गार्जियन, लीगल गार्जियन या मैनेजर इन केस ऑफ माइनर, ल्यूनेटिक, इडियट, है ना, या फिर कंपनी का कोई लिक्विडेटर है, ऑफिशियल रिसीवर है, वो क्या माना जाएगा डीम्ड असेसी माना जाएगा, क्योंकि कंपनी इन लिक्विडेशन है मान लीजिए, तो कंपनी का तो अब कोई ऑनर माना जाएगा, कोर्ट के द्वारा लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है तो कोर्ट ही फाइनली ऑनर माना जाएगा, दैट इज डीम्ड असेसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये डीम्ड असेसी की कैटेगरी भी हो गई, असेसी और पर्सन असेसी डीम्ड असेसी। उसके बाद प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है, जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है
उसको प्रीवियस ईयर भी बोलते हो, असेसमेंट ईयर भी बोलते हो। प्रीवियस ईयर क्या होता है? द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड बाय इनकम इज अर्नड बाय द असेसी। प्रीवियस ईयर वो होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और उसके उसके अगले साल हम असेसमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड बाय द असेसी, दैट इज प्रीवियस ईयर। जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारा प्रीवियस ईयर है 2021-22। 21-22 हमारा प्रीवियस ईयर है। मतलब 1/4/2021 से लेकर 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो हमने इनकम अर्न करी, ये अर्न करने वाला जो पीरियड है वो क्या हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया। अब इसके अगले पीरियड में हम असेसमेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 22-23। 22-23 असेसमेंट ईयर। मतलब इसमें इनकम असेस होगी और टैक्स लायबिलिटी पे होगी। ठीक है, असेसमेंट क्या? फाइनेंशियल इन विच इनकम इज असेस्ड एंड लायबल टू पे टैक्स। मतलब असेसमेंट ईयर क्या है? सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर टू द प्रीवियस ईयर। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो है वो 12 महीने से कम हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम नहीं होगा। ठीक है, अब एक्चुअली में केसेस कौन कौन से हैं जहां पर प्रीवियस ईयर जो है वो 12 महीने से कम हो सकता है? अगर आपने कोई न्यूली बिजनेस सेटअप किया है, या न्यूली सेटअप प्रोफेशन है, न्यूली सेटअप बिजनेस, न्यूली सेटअप प्रोफेशन, या कोई इनकम है फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आई है, कोई इनकम है फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आई है, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर है, जिस दिन से बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप हुआ है उस दिन से लेकर 31 मार्च तक वो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर, वो पीरियड प्रीवियस ईयर का माना जाएगा। ठीक है, जिस डेट से बिजनेस सेटअप या प्रोफेशन सेटअप हुआ है, ठीक है, से लेकर लास्ट डेट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। जीटीआई की डेफिनेशन में मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। आपको पता है इनकम टैक्स में एक्चुअली इनकम को मिनी रावण बोला जाता है। मिनी रावण मतलब रावण के 10 सिर होते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स में इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड है, मतलब 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला हेड सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीवीपी, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब जो पहले 4 हेड में नहीं आई वो 5वें हेड में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के 5 कैटेगरी। यही सीक्वेंस में ही याद रखना है, एग्जाम में भी इसी सीक्वेंस में ही आपको याद रख के जाना है। ठीक है, जीटीआई। हाँ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जैसे हमने बोला प्रीवियस ईयर क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम करते हैं, उससे अगले साल में असेसमेंट करते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, कौन से केसेस हैं, सिचुएशंस है जहां पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है? ठीक है, चलिए पहला, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस के केस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होते हैं। मतलब जब आप इनकम अर्न करोगे उसके साथ साथ ही असेसमेंट करोगे, इनकम अर्न करोगे टैक्स दे दोगे। ठीक है, नंबर 2, कोई पर्सन है लीव इंडिया कर गया परमानेंटली या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उस केस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। नंबर 3, कोई बॉडी है, कोई बिजनेस एंटिटी है, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म की गई है, तो उस केस में भी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होगा। नंबर 4, डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन। मान लीजिए कोई बिजनेस एंटिटी है, बंद हो गई। ठीक है, बिजनेस एंटिटी है, बंद हो गई, तो जिस दिन फर्स्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लेकर जिस दिन बंद हुई है उस पीरियड का जो भी टैक्स बनता होगा, इनकम बनती होगी, इनकम कैलकुलेट करोगे, टैक्स कैलकुलेट करोगे, साथ साथ टैक्स देकर ही जान छुड़ा लोगे। मतलब प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम हो जाएगा उस केस में। और लास्ट है, कोई पर्सन ट्राई करता है, कोई मतलब कोशिश कर रहा है कि एसेट ट्रांसफर करके इनकम टैक्स को अवॉइड करने की। ठीक है, एसेट ट्रांसफर करके इनकम टैक्स को अवॉइड करने की, तो उस केस में अगर पकड़ा गया तो प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम माना जाएगा। ठीक है, ये 5 केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। ठीक है जी, कौन कौन से हैं? पहला क्या है? नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, कोई पर्सन इंडिया लीव कर गया परमानेंटली, या फिर कोई बिजनेस एंटिटी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाई, या फिर कोई डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन है, या फिर कोई पर्सन ने एसेट ट्रांसफर कर दी है एसेट ट्रांसफर कर दी है किस लिए? टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो ये 5 केसेस में प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम होगा। चलिए, जीटीआई भी हो गया हमारा। अब उसके बाद आगे चलते हैं राउंडिंग ऑफ। एक्चुअली में इनकम और इनकम टैक्स जो है राउंडिंग ऑफ होती है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। मतलब अगर 20,500
₹86 टैक्स है तो क्या बोला जाएगा, कितना पे करना पड़ेगा आपको, वो राउंड ऑफ हो जाएगा, 20,590 में राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। और इनकम भी इसी तरीके से राउंड ऑफ होगी, मतलब ₹5 से अगर ऊपर है तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब चार्जिंग सेक्शन सभी हेड्स का, ठीक है, ये एक्चुअली में हर हेड में आपको देखने को मिल जाएगा, पर फिर भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर टेबल के थ्रू बताने की कोशिश करी है। अब हमारे 5 हेड्स हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि सैलरी, पहला है सैलरी। सैलरी में क्या है, जो बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी होगा, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलिवेंट है नहीं, कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं रेलिवेंट नहीं है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में जो एनुअल वैल्यू बेसिस पर या नोशनल बेसिस पर चार्जेबिलिटी होती है, एनुअल वैल्यू बेसिस पर या नोशनल वैल्यू बेसिस पर चार्जेबिलिटी होती है इनकम टैक्स की। उसके बाद यहां पर भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इररिलेवेंट है। तीसरा होता है पीजीबीपी, तीसरा होता है, सॉरी ये सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इस टेबल में। तीसरा होता है पीजीबीपी, पीजीबीपी में जिस तरीके से मेथड ऑफ अकाउंटिंग है उसी तरीके से बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। अगर आप रिसीट बेसिस पर बुक्स बना रहे हो तो रिसीट बेसिस पर चार्जेबिलिटी होगी, अगर आप एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हो तो एक्रूवल बेसिस पे चार्जेबिलिटी होगी, मतलब यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलिवेंट है। ठीक है जी। चौथा होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या है, चार्जेबिलिटी किस बेसिस पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर। जिस प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है उसी साल चार्जेबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है जी। ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, बट कुछ केसेस होते हैं जहां पर एक्सेप्शन भी होती है, मतलब जिस साल ऐसा ट्रांसफर हुई है उस साल चार्जेबिलिटी नहीं होती, उस साल किसी और साल होती। ठीक है, यहाँ पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट इररिलेवेंट है। तो लास्ट और 5वां हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में भी सेम पीजीपी वाला है। ठीक है, जिस हिसाब से मेथड ऑफ अकाउंट बुक्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की जा रही है उसी हिसाब से चार्जेबिलिटी हो जाएगी। मतलब अगर एक्रूवल बेसिस पर बुक्स बनाई जा रही हैं तो एक्रूवल बेसिस पर चार्जेबिलिटी हो जाएगी, अगर रिसीट बेसिस पर बुक्स बनाई जा रही हैं तो रिसीट बेसिस पर चार्जेबिलिटी हो जाएगी। मतलब क्या है, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो रेलिवेंस 2 केस में करती है, 2 हेड में करती है, एक पीजीपी एक अदर सोर्सेस, दोनों में चार्जेबिलिटी सेम है ना। जिस बेसिस पर बुक्स बनाई जा रही हैं उसी बेसिस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, ये हो गए 5 हेड, सैलरी, ड्यू, एक्रू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, हाउस प्रॉपर्टी नोशनल बेसिस पर, पीजीपी एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल गेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, नंबर 5 अदर सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, टैक्स रेट्स, रेट्स ऑफ टैक्स, रेट्स ऑफ टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी केसेस में इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या होगा। इन सभी केसेस में जो स्लैब रेट है वो क्या होता है, 0 to 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख मतलब ₹1 एक्स्ट्रा करते जाइए, 0 से 2,50,000 तक नील हो जाएगा, 2,50,000 ₹1 से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% हो जाएगा, और 5 लाख ₹1 से लेकर 10 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसके बीच में जो बनेगा उसका कितना 20%, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30%। ठीक है, ये कौन से, ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी केसेस में अगर एक इंडिविजुअल की इनकम, अगर एक इंडिविजुअल की एज जो है 60 या मोर देन 60 है बट लेस देन 80 है, तो फिर उसको 2.5 लाख की जगह कितने का एग्जम्पशन मिल जाएगा, 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगा। 2.5 लाख की जगह 3 लाख, मतलब पहला स्लैब कितना हो गया, 0 से 3 लाख वाला, फिर 3 लाख ₹1 से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख ₹1 से लेकर 10 लाख रुपए तक 20%, और दो मोर देन 10 लाख अगर इनकम होगी तो उस रिमेनिंग इनकम पे ऊपर 30% टैक्स लगेगा। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन हो जाता है, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है, जो जिसकी एज 80 या मोर देन 80 है, 80 या मोर देन 80, तो उस केस में सीधा ही 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन होगी, 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन होगा। मतलब पहला 5% वाला जो स्लैब रेट है वो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, मतलब 5 लाख ₹1 से लेकर 10 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी उसके ऊपर 20%, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसका 30% हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी एक नोटिफिकेशन है सर्कुलर एक्चुअली में, उसमें क्या है कि अगर किसी एसएससी की एज जो है 31 मार्च को 60 साल या 80 साल का हो रहा है, 1 अप्रैल को अगर हो रहा है तो वो माना जाएगा कि 31 मार्च को ही उसकी, मान लीजिए जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर हमारा है 2021-22, तो मान लीजिए 1 अप्रैल 22 को एसएससी जो है वो कितने साल का हो रहा है, 60 साल का हो रहा है, तो मान लिया जाएगा कि उसकी एज 31 मार्च को कितने की है, 60 साल की। ठीक है, मतलब 1 डे का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट।
ठीक है, तो जिसकी वजह से एक्चुअली में उसकी इनकम टैक्स जो है लेवलिटी वो कम हो जाएगी। ये हो गया जी इंडिविजुअल नॉर्मल सिचुएशन में। एक स्पेशल सिचुएशन भी है जिसमें हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। ये हो गया जी इंडिविजुअल के केस में क्या स्लैब रेट टैक्स रेट होने वाला है। अब फर्म फर्म और एलएलपी को फ्लैट 30% टैक्स लगता है, मतलब जितनी भी वो इनकम अर्न करेगी उसका 30% टैक्स उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी कंपनी। कंपनी दो तरीके की होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी, है ना। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब सबसे पहले बात करेंगे डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के एक्चुअली में पहले तो 2 रेट होते थे, अब बढ़कर 4 रेट हो गए हैं, है ना। मतलब 4 अलग अलग रेट पे डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स रेट लगता है। पहला क्या है 25%, दूसरा 22%, फिर 15, फिर 30, ठीक है। 30% अदर केसेस में है। अब अदर केसेस में पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल जो केसेस है वो पढ़ने पड़ेंगे। 25% कब होगा? 25% टैक्स जब होगा अगर उसकी एसएससी की जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है प्रीवियस है 1920 में कितने से ज्यादा नहीं है। अगर टर्नओवर 1920, जी हाँ 1920 प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है अगर टर्नओवर, तो आपको सीधा ही फ्लैट 25% टैक्स लगेगा। अगर एक कंपनी है जो एक्सरसाइजिंग कर रही है ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए सेक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन कर रही है तो उसको 22% 22% टैक्स लगेगा। और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेटअप और रजिस्टर हुई है, सेटअप और रजिस्टर हुई है कब? ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद, और कमेंस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल या थिंग बिफोर 31 मार्च 2023, मतलब 31 मार्च 2023 से पहले पहले उसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, ठीक है। और उसने एक्सरसाइजिंग करी है ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAB, तो फिर उसको 15% का टैक्स रेट लगेगा, फ्लैट 15%, ठीक है। और अदर केसेस में 30%, ठीक है जी। तो कुल मिला के क्या हो गया 25%। 25% कब होगा? अगर उसकी ग्रॉस टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस है 1920 में 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 25%। 22% कब होगा? जब बी 115 बी डबल ए की ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही है। और 15% कब होगा? 15% जब होगा अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो सेटअप और रजिस्टर हुई है कब? 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद, 1 अक्टूबर 19 और उसके बाद। और किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल या थिंग के लिए, ठीक है। और उसने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है कब? 31 मार्च 2023 से पहले पहले, ठीक है। तो फिर और उसने ऑप्शन करी है 115 BAB की, तो फिर उसको कितना 15% टैक्स रेट लग जाएगा। उसके बाद आते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के इसमें 40% टैक्स रेट है, ठीक है जी। ये डोमेस्टिक कंपनी का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के केस में फ्लैट 30% जितनी भी उनकी इनकम होगी उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा सभी इनकम के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं सरचार्ज के ऊपर। ये हो गया जी बेसिक रेट्स और बेसिक इनकम टैक्स हो गया। बेसिक इनकम टैक्स के बाद आते हैं सरचार्ज। सरचार्ज के केस में सरचार्ज इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में सरचार्ज कैसे होगा? यहां पर 10, 15, 25 और 37 ये सरचार्ज के 4 रेट अब आ चुके हैं, ठीक है जी। इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अब सबसे पहले शुरुआत कहां से हो जाएगी? बेसिक जो सरचार्ज का रेट है वो कितना है? 10%। 10% होगा अगर आपकी जो टोटल इनकम है कितनी 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर इनकम टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे 10% सरचार्ज लगा देंगे, ठीक है जी। 10% सरचार्ज लगा देंगे प्लस उसके ऊपर फिर 4% बाद में सेस लगेगा। और 15% सरचार्ज हो जाएगा अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाइए 25% वाली कैटेगरी में। 25% सरचार्ज कब होगा? अगर एसएससी की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब इसमें आपकी इनकम कौन सी नहीं इंक्लूड होनी चाहिए? एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A प्लस 112A। तो ये जो तीनों इनकम को छोड़कर आपकी इनकम कितने से ज्यादा है? 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो इतनी इनकम पे जितना भी इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगेगा, 25% सरचार्ज लगेगा। और जो बाकी ये 3 इनकम हमने बोली कौन सी? डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112A, तो इसके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा? इसके ऊपर 15% से ज्यादा कभी भी सरचार्ज होएगा ही नहीं। 15% से ज्यादा सरचार्ज होएगा ही नहीं, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। और लास्ट सबसे हाईएस्ट स्लैब 37% है सरचार्ज का ऑन इनकम टैक्स। ये कब होगा? अगर एसएससी की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में एसएससी को
कितना 37%। और यहाँ पर भी वही फंडा है कि जो सरचार्ज है डिविडेंड के ऊपर STCG 111A LTCG 112A इसके ऊपर 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हो गया जी आपका सरचार्ज इन केसेस में। अब आते हैं कंपनी के केस में सरचार्ज कैसे होगा। कंपनी आपको पता है दो होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी एक फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज कैसे होगा। डोमेस्टिक कंपनी में जो सरचार्ज है वो 7% या 12% होगा। 7% कब होगा, 7% तब होगा अगर उसकी इनकम जो है, मतलब स्टार्टिंग जो है कंपनी में सरचार्ज की कब होगी, अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर उसकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे 12% सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है जी। और सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% होगा इनकम टैक्स का अगर वो ऑप्शन टैक्स कंप्यूटेशन करवा रहे हैं अंडर सेक्शन 115 BAA या फिर 115 BAB के अंडर, तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। और नो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द सरचार्ज, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होगी, मतलब सीधा ही शुरू से ही 10% लगेगा। पूरा जो भी इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर 10% लगेगा, जितना भी, कोई मतलब 1 करोड़ या 10 करोड़ वाली कोई लिमिट नहीं होगी और कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन की मतलब सब कुछ सेम ही होगा। वहां पर जैसे 7-12 था, यहाँ पे 2-5 है। वहां पे 7-12 का 2 स्लैब थे, यहाँ पर 2 और 5 के 2% और 5% की 2 कैटेगरीज हैं। 2% कब होगा सरचार्ज, जब क्या है, अगर एसएससी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा सरचार्ज। ठीक है जी। चलिए अब एक लास्ट सेक्शन जो एक्चुअली में काफ़ी एक ऑप्शनल एक्चुअली में स्लैब रेट निकाला है। ऑप्शनल स्लैब रेट निकाला है किसके लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। 115 BAC, ये आप स्पेशल कैटेगरी ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन चूज करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट जो मिलते हैं, अलग अलग एग्जाम्पशंस डिडक्शंस वगैरह मिलती हैं, वो आपको वेव ऑफ करनी पड़ेंगी, मतलब आपको उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या है, एक स्पेशल टैक्स रेट लगेगा। अब वो स्पेशल टैक्स रेट क्या है, ठीक है जी। 2.5 लाख रुपए तक निल, वहां पर भी निल था, यहां पर भी नॉर्मल कैटेगरी में भी निल था, यहां पर भी निल है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, पहले भी 5 था अब भी 5 है। फिर 5 लाख से 7.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपये अब बढ़ता जाएगा, 2.5 लाख रुपये बढ़ता जाएगा, 5% टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। 2.5 लाख रुपये बढ़ गया, अगली 2.5 लाख पे 10% हो गया, अगली 2.5 लाख पे 15% हो गया, फिर अगले 2.5 लाख पे 20 हो गया, फिर अगले 2.5 लाख पे 25 हो गया, फिर 15 लाख के ऊपर जितना भी इनकम होगा उसके ऊपर उसको क्या है 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। और सरचार्ज और सेस की कैटेगरी सब कुछ सेम ही है। ठीक है जी। हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% तो लगना ही है किसके ऊपर, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का चैप्टर था, जिसमें हमने कंप्लीटली सोर्सेज, डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्लस रेट्स और टैक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हमने कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और चार्ट बुक जो है आपके KCC टुर्की ऐप से वहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, ठीक है, आपको हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से 2 से 3 बार देखोगे ना तो आपको चैप्टर रट जाएगा, बिल्कुल एक एक प्रोविजन रट जाएगी आपको। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ। थैंक यू बच्चों।